हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी प्रवर क्लासेज में। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वह है भारत की मिट्टियाँ। तो हम इसे किस प्रकार से शुरू करेंगे, इस चैप्टर को हम किस तरह से देखेंगे, सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इसे देख लेंगे कि मिट्टी किसे कहते हैं, उसको देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मिट्टियों के जो प्रमुख प्रकार हैं उनको देख लेंगे। उसके बाद जल अवशोषण करने की क्षमता जो होती है, मिट्टी के जो विभिन्न प्रतिरूप होते हैं, जैसे कि मृतिका होती है, गाद होता है, तो उस रूप में कौन सा सबसे ज़्यादा सोखता है मिट्टी, कौन सी रूप उसका सबसे ज़्यादा सोखती है, उसको देख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं तो उसकी किस प्रदेश में किस तरह से स्थिति है, किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उसको देखेंगे। उसको मैप के थ्रू भी देखेंगे। उसके बाद भारत में मिट्टियों के जो उनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी देख लेंगे, उनको याद करने की ट्रिक भी देखेंगे और उनको याद भी कर लेंगे। उसके बाद मृदा अपरदन, जो मिट्टी का अपरदन होता है, कटाव होता है, उसको देखेंगे। उसके बाद उसके संरक्षण को भी देखेंगे। उसके बाद हम देख लेंगे कि प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी देख लेंगे। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। हम इसे शुरू करें इससे पहले अगर आपने प्रवर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मिट्टी। मिट्टी कहते किसे हैं? मिट्टी, सॉयल, इंग्लिश में कहें तो सॉयल। सबसे पहले हमें यह जान लेते हैं, मिट्टी एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। बहुमूल्य तो ही है क्योंकि इसी में अनाज उगता है, बहुमूल्य तरीके के अनाज उगते हैं, और जिससे पूरे देश का भरण पोषण होता है, और इसलिए यह बहुमूल्य संसाधन हो जाती है। मृदा की उत्पत्ति, अगर मृदा की उत्पत्ति कहें कि या कि सॉयल की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस भाषा से हुई, तो लैटिन भाषा से हुई। लैटिन भाषा में सोलम सोलम नाम से हुई है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सोलम नाम से हुई है। और इसका अर्थ कहा जाए कि सोलम का अर्थ क्या होता है, तो सोलम का अर्थ होता है फर्श। फिर इसके बाद देख लेते हैं मिट्टी किससे मिलकर बनी होती है। तो मिट्टी खनिजांश यानी खनिजों के अंश होते हैं उसमें, और जीवाश्म यानी ह्यूमस होते हैं। जीवाश्म का मतलब ये होता है कि जब पेड़ पौधे सड़ गल जाते हैं तो उनके जो अवशेष होते हैं उनसे मिलके और खनिज तत्वों से मिलके मिट्टी बनी होती है। डिफिनीशन में देख लेते हैं यहाँ पे कि मिट्टी अनेक प्रकार के खनिजों, पौधों और जीव जंतुओं के अवशेषों से निर्मित होती है, जो पृथ्वी के पृष्ठ पर असंगठित दानेदार कणों के आवरण वाली परत को मृदा कहलाती है। जो जो दानेदार कण होते हैं एक पृथ्वी के आवरण के रूप में, यानी कि ऊपरी पृष्ठ पे होते हैं, उसे हम मृदा या मिट्टी कहते हैं। इसके बारे में और देखते हैं मिट्टी के प्रकार। मिट्टी के प्रमुख रूप से अगर प्रकार को हम बांटें तो मिट्टी को दो प्रकार से हम बांट सकते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार से बांट सकते हैं, जैसा कि इसमें देख सकते हैं आप। एक होता है पेडाल्फर, यानी कि जो मिट्टी अम्लीय होती है उन्हें पेडाल्फर कहते हैं, और पेडाकॉल, जो क्षारीय मिट्टी होती है उन्हें पेडाकॉल कहते हैं। तो यह क्षारीय और अम्लीय के रूप में बांटने का तरीका है। तो जहाँ पे वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में चूने वाली मिट्टी होती है, जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, वैसे जगह पे जो चूने वाली मिट्टी होती है उनको हम कहते हैं पेडाल्फर, यानी कि अम्लीय मिट्टी। जहाँ पे कम वर्षा होती है और उस क्षेत्र में चूने वाली मिट्टी जो होती है उन्हें हम पेडाकॉल कहते हैं, जो कि क्षारीय मिट्टी होती है उसे। फिर हम देख लेते हैं कि पौधों के विकास के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए। पौधों के विकास के लिए 6 से 7.6 तक होना चाहिए। अगर कहा जाए कितना होना चाहिए तो इसका होना चाहिए 6 से 7.2 तक, 6 से 7.6 तक, इसके बीच होना चाहिए। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टियों के विभाजन को 8 प्रकारों में विभाजित किया है। यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है वह भारतीय मिट्टी को कितने प्रकार में बांटा है, तो भारतीय मिट्टियों को 8 प्रकार बांटा, 8 प्रकार में विभाजित किया है। तो हम इसको देख लेते हैं। यही पूछा जाता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा मिट्टियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 8 प्रकार में विभाजित किया है। तो इसको देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं, उस प्रकार को देख लेते हैं। तो पहला देख लेते हैं इसमें जलोढ़ मिट्टी, फिर आपकी आती है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी, फिर लवड़ी व क्षारीय मिट्टी, फिर पीट या दलदली मिट्टी।
यही मुख्य रूप से भारतीय मिट्टियाँ हैं, यही 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। हम इनको एक-एक करके सविस्तार समझ लेंगे अभी आगे। सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि कौन सी मिट्टियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, उनका क्रम भी कभी-कभी पूछ लेता है, तो उसको देख लेते हैं। तो अगर मिट्टी के क्षेत्रफल के आधार पर अगर क्रम पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, फिर उसके बाद पाई जाती है लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर लैटेराइट मिट्टी। तो इसको याद करेंगे अगर, तो याद करने पे अक्सर भूल जाता है कि हम कौन सी मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है कौन सी कम। तो इसको बस एक ट्रिक से याद रखेंगे, जल कल, जैसे जल कल विभाग होता है जल कल, तो उस तरह से याद रखेंगे जल कल। तो आप कहेंगे ल से लाल भी होता है, लेटराइट भी होता है, तो 2 नंबर पे जो आता है वो 2 अक्षर का ही होगा, यानी कि लाल 2 ही अक्षर का होगी। जल कल याद रखेंगे, ल से शुरू होता है, यानी कि लाल दूसरे स्थान पर रहेगी। तो इस तरह से आप याद रख पाएंगे जलोढ़ मिट्टी, फिर लाल मिट्टी, काली मिट्टी, इसके बाद आपकी आएगी लेटराइट मिट्टी। फिर इसके बाद देख लेते हैं कि भारत में मिट्टियों का वितरण किस प्रकार से है। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, मैप के आधार पे देख लेंगे तो यह समझ में आ जाएगा कि किस प्रदेश में ज़्यादा है, कौन सी मिट्टी है। जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे होंगे, दोनों मैप में कंपेरिजन कर सकते हैं। जैसे कि ये काली मिट्टी है, तो काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है, तो आप ये देखेंगे कि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में और यहाँ कर्नाटक वाले क्षेत्र में पाई जाएगी। फिर इसके बाद आपकी लेटराइट मिट्टी, तो ये केरल वाले क्षेत्र में पाई जाएगी। जलोढ़ की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी अक्सर गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो गंगा के मैदानी क्षेत्रों में ये देखेंगे आपकी ये जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में है, थोड़ा राजस्थान का भाग भी लिए हुए है, मध्य प्रदेश है और बिहार पूरा है, इधर बिहार होते हुए सिक्किम की तरफ से, इस तरह से जलोढ़ मिट्टी, यानी जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है, जैसा कि आप उस ट्रिक से जान भी चुके होंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जल अवशोषित करने के आधार पर मिट्टियों के जो रूप होते हैं, तो जल अवशोषण कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा करती है। जैसे मिट्टी को क्या करें, बहुत ही महीन बना दें, यानी कि बिल्कुल महीन कण हो जाए। जैसे उसमें पानी डालेंगे, जैसे देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे फिगर में, बहुत महीन कण है, उसको में पानी डाला गया है तो सबसे ज़्यादा पानी वो सोखेगी। उसके बाद दूसरा जो थोड़ा भुरभुरा होता है तो वो हो जाता है गाद, उसे गाद कहते हैं। फिर उसके बाद रेत है, तो रेत उसके बाद सोखेगा, यानी कि सबसे ज़्यादा जो पानी सोखने की क्षमता होगी, अगर मिट्टी सबसे महीन है तो सबसे ज़्यादा पानी सोखेगी। इसी तरह से दूसरा भी प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि मिट्टी सबसे ज़्यादा पानी सोखेगी, फिर उसके बाद गाद मिट्टी सोखेगी, उसके बाद दोमट मिट्टी सोखेगी, उसके बाद रेतीली मिट्टी सोखेगी। रेतीली को समझ पा रहे होंगे जिसमें रेत मिला हो, गाद को समझ पा रहे हो कि जो थोड़ा सा बड़ा हो, बड़े बड़े टुकड़े हों मिट्टी के वो वाले, और दोमट को आप नहीं समझ पा रहे होंगे। तो दोमट मिट्टी को हम समझ लेते हैं कि दोमट मिट्टी होती क्या है। तो दोमट मिट्टी को आप देख लेते हैं। दोमट मिट्टी एक प्रकार की मिट्टी है जो फसलों के लिए अत्यंत उर्वर मिट्टी है या उपजाऊ मिट्टी है। इसमें देखिए 40% सिल्ट होता है, सिल्ट का मतलब होता है मृतिका, यानी कि सबसे महीन मिट्टी, और 20% चिकनी मिट्टी होती है, उसके बाद 40% बालू होता है। तो इस प्रकार की जो मिट्टी होती है उसे दोमट मिट्टी कहते हैं। तो अगर ये पूछ ले, इस तरीके का क्रम ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं बार बार कि पहले सबसे ज़्यादा सोखने वाली जो जल होती है वो मिट्टी सोखती है, फिर गाद मिट्टी, फिर दोमट मिट्टी, इसके बाद रेतीली मिट्टी का क्रम आता है जो कि पानी सोखती है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। अब आ जाता है पहला जो जलोढ़ मिट्टी है उसको देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो भारत में सबसे बड़ी क्षेत्र पे पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी, जैसा कि आप फिगर में देख ही पाए होंगे कि जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये 40% भाग पे लगभग पाई जाती है, या गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। ये 4000 से 6000 मोटे जलोढ़ की मिट्टी है, यानी कि धीरे धीरे वो जमा होते होते उसकी जो मोटाई होती है, उसकी जो मोटाई होगी वो 4000 से 6000 मीटर के इतना मोटी हो जाती है। तो अब हम देख लेते हैं कि जलोढ़ों के प्रकार। जलोढ़ कई प्रकार के होते हैं। जलोढ़ उसे कहते हैं कि जब कोई भी नदी अपने साथ अवसादों को जो बहा के ला के किनारे पे जो मिट्टियों को जमा कर देती है जल के माध्यम से, उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो अब देख लेते हैं कि जलोढ़ों के प्रकार कौन कौन है। जलोढ़ों के प्रकार है, पहला भांवर। भांवर का वो मतलब होता है कि जब नदी अपने साथ कंकड़ और पत्थर के साथ जलोढ़ को लेके आती है, मिट्टी को लेके आती है, तो ऐसी मिट्टी को हम कहते हैं भांवर मिट्टी। फिर उसके बाद तराई की मिट्टी वो कहती है कि जैसे जो बहुत ही पानी के करीब होता है, समीप होता है, तो उसे कहते हैं दलदली जलोढ़। फिर उसके बाद बांगर मिट्टी होती है कि जब जो बहा के लाती है मिट्टी, नदियाँ बहा के लाती हैं, वो मिट्टी जब पुरानी हो जाती है तो उसे कहते हैं बांगर। जैसे कि घर में कोई भी चीज़ें पुरानी हो जाती है उसे कहते हैं भांगर हो गई।
मतलब ये कहते हैं ना कि एकदम भंगार हो गया, तो भंगार, तो भांगर से बांगर याद रखेंगे आप। तो इस तरह से आप उसको याद कर पाएंगे कि पुरानी जलोढ़ को हम बांगर कहते हैं। फिर इसके बाद खादर, खादर क्या होती है? खादर नई जलोढ़ होती है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे खादर बांगर, तो नई जलोढ़ जो होती है वो खादर मिट्टी होती है। इसके बाद डेल्टा, डेल्टा की बात ये होती है कि नदी क्या होता है कि नदी जब चलती है, नदी चलती है तो अपने मुहाने पे जहाँ पे वो समुद्र में गिरती है, तो वहाँ अपने मुहाने पे एक त्रिभुजाकार ऐसे ऐसे जमा कर देती है। त्रिभुजाकार मतलब कि वहाँ पे मिट्टी अवसाद को जमा कर देती है। तो ये वाला जो क्षेत्र बनता है, यहाँ पे मिट्टी जो जमा होती है, वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, उसमें खेती करने पे सबसे ज़्यादा उपज होती है वहाँ पे। तो ऐसे क्षेत्र को डेल्टा कहते हैं। इस तरह से हम समझ पाए कि जलोढ़ के कितने प्रकार है, और जलोढ़ मिट्टी को भी समझ पाए। अब देख लेते हैं जलोढ़ मिट्टी में खेती कौन कौन सी की जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी में धान की खेती देख पा रहे होंगे, गेहूं की खेती, और फिर गन्ना की खेती, और दलहन की खेती, तिलहन की खेती, जितना जैसे जैसे में तेल निकाला जा सकता है, दाल मतलब दलहन, तो इस तरह की खेती की जाती है जलोढ़ मिट्टी में। जैसा कि उत्तर प्रदेश लगभग मध्य प्रदेश, बिहार, इन सारे राज्यों में लगभग जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। इसके बाद हम देख लेते हैं जो दूसरे नंबर पे मिट्टी आती है, जिसको लाल मिट्टी कहते हैं, उसको देख लेते हैं। तो लाल मिट्टी की बात करें तो लाल मिट्टी दूसरी सबसे बड़ी मिट्टी है, यानी कि दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और जैसा कि हमने ट्रिक में पहले ही बताया, जल कल, ज से जलोढ़, ल से लाल, दूसरे अक्षर पे है, दूसरे स्थान पे जल है, ज ल, जल कल हमने बताया था। तो ल बताया कि दो अक्षर का है, तो लाल उससे याद रख पाएंगे। तो यह दूसरी सबसे बड़ी मिट्टी पाई जाती है, और यह कम वर्षा अधिक ताप वाले क्षेत्रों में पश्चिम घाट में लगभग पाई जाती है। तो लाल मिट्टी की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ फिगर में, तो यहाँ पे इस तरह से ऐसे क्षेत्रों में, जैसे कुछ उड़ीसा का लेके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इस तरह से क्षेत्रों में, तमिलनाडु को लेते हुए ये यहाँ पे पाई जाती है। इस तरह से आप इस मैप में समझ पा रहे होंगे। तो ये लाल क्यों होती है? लाल ये होती है कि फेरस ऑक्साइड के कारण, यानी कि लौह का जो ऑक्साइड होता है उसके कारण इसका रंग लाल होता है। इसके बाद देख लेते हैं कि यहाँ पे खेती कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पे खेती में होती है बाजरा, मूंगफली, आलू की खेती, और ये उच्च भूमियों में होती है जहाँ पे ऊंचा स्थान होता है। और निम्न भूमियों की बात करें जहाँ पे थोड़ा नीचे हो, वहाँ पे चावल, रागी, चावल के लिए जानते हैं पानी की आवश्यकता होती है, चावल, रागी, तंबाकू की खेती की जाती है। इस तरह से आप इसको समझ पाएंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी। कभी कभी काली मिट्टी को रेगुन कहते हैं, रेगुड़ कहते हैं, इस तरह से आप इसको याद रखें। तो काली मिट्टी का क्षेत्र आप सबसे पहले देख लें मैप में, कि काली मिट्टी का क्षेत्र जो है वो कर्नाटक को लिए हुए, महाराष्ट्र को लेते हुए, थोड़ा गुजरात का क्षेत्र भी ये वाला आ जाता है। तो यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को हम कपासी मिट्टी भी कहते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो मुख्य पॉइंट है उनको देख लेते हैं। यह तीसरी सबसे बड़ी मिट्टी है, यह तो आप समझ ही पा रहे होंगे। ये लावा के कारण रंग काला हो जाता है। जैसे कि जब ज्वालामुखी उद्गार हुआ या पृथ्वी जब बहुत गर्म थी, धीरे धीरे ठंडा हुई, तो लावा के कारण जब क्या होता है, कोई भी चीज़ जल जाती है, तो जलने के नाते वो क्या हो जाता है, जलने के बाद वो काला हो जाता है। तो इस तरह से ये दक्षिणी पठारी भाग में पाया जाता है। इसे कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, जिसे इसीलिए कपासी मिट्टी भी कहते हैं। पानी पड़ने पे फिसलन व पानी के अभाव में दरारें पड़ जाती हैं। जब पानी कम होता है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। यह स्वतः सिंचाई और स्वतः कृषि की जोत, जैसे इसमें दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए स्वतः जोत वाली भी इसे मिट्टी कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फिगर में, कि ये इस तरह से दरारें इसमें पड़ जाती हैं, इसमें फट जाती हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि यह स्वतः जोताई वाली, यानी कि फट जाती है, जैसे लगता है खेत की जुताई की गई है, और इसमें पानी की भी बहुत कम आवश्यकता होती है, इसलिए स्वतः सिंचाई या स्वतः कृषि भूमि कहते हैं, स्वतः जोत वाली मिट्टी भी इसको कहते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जो उपजाई जाती है फसल वो होती है कपास, और इसमें मोटे अनाज भी उगाए जाते हैं। मोटे अनाज का मतलब होता है बाजरा, जौ, इस तरीके, और जैसे मक्का भी हो गया, और तिलहन, सूरजमुखी और खट्टे फल भी इसमें उगाए जाते हैं। इसके बाद आ जाती है आपकी लैटेराइट मिट्टी, जो कि चौथे नंबर पे पाई जाती है। तो यही चार प्रकार की मिट्टियाँ जो होती हैं वो लगभग ज़्यादा क्षेत्रों में पाई जाती हैं। बाकी जो मिट्टियाँ हैं उसमें बहुत ज़्यादा खेती नहीं की जाती, और हैं भी तो उसको भी देख लेंगे हम। लेटराइट मिट्टी को देख पा रहे होंगे। लेटराइट मिट्टी यहाँ पे जैसे केरल वाले क्षेत्र में है, केरल में है, इधर थोड़ा कर्नाटक का क्षेत्र लिए हुए, और इधर वाला क्षेत्र है, इसमें भी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, थोड़ा इधर के क्षेत्र में भी पाई जाती है।
तो इसमें देख लेते हैं कि इसकी क्या गुणवत्ता है। तो लैटेराइट मिट्टी अधिक वर्षा वाले और अधिक ताप वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह पश्चिमी घाट पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है। ये देखिए पश्चिमी घाट है और इधर आपका ये हो जाएगा पूर्वोत्तर, और ये वाला भाग जो है पूर्वोत्तर भाग हो जाता है। ये चाय कहवा की फसल के लिए सबसे उपयुक्त होती है। चाय और कॉफ़ी के लिए सबसे उपयुक्त होती है लैटेराइट मिट्टी। यह इसमें अगर पूछा जाए क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। तो इसमें जो खनिज तत्व जो पाए जाते हैं, लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड पाई जाती है। और इसमें जान ही रहेंगे खेती कौन सी की जाती है, तो खेती इसमें चाय और कॉफ़ी की सबसे ज़्यादा की जाती है। इसके बाद आ जाती है आपकी पर्वतीय मिट्टी। तो पर्वतीय मिट्टी आप देख पा रहे होंगे, इस मैप से देख पा रहे होंगे कि पर्वतीय मिट्टी जहाँ पे पर्वत ज़्यादा है, ये यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से, जहाँ जहाँ पर्वत है उस तरह से वहाँ पे पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। तो पर्वतीय मिट्टी की बात करें तो पर्वतीय मिट्टी जैसे कि जो कश्मीर वाले कुछ क्षेत्र हैं उसमें पाई जाती है। शिवालिक के ढलानों पे इसमें कटाव ज़्यादा होता है। कटाव की बात करें तो शिवालिक के ढलान यहाँ पे लगभग आएगा, यहाँ पे झारखंड छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे, तो वहाँ पे जो होता है वहाँ पे ढलान इसमें वहाँ पे जो शिवालिक श्रेणियाँ जो नीचे हैं इधर वहाँ पे भी यहाँ पे ढलान ज़्यादा होता है। मतलब ढलान होने के नाते वहाँ पे कटाव ज़्यादा होता है पानी के नाते। तो कभी कभी प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाता है कि पर्वतीय मिट्टी जो होती है तो कहाँ पे कटान ज़्यादा होता है, तो शिवालिक के ढलानों पे कटान ज़्यादा होता है। इसके बाद यही एक मिट्टी है जिसमें नाइट्रोजन की अधिक मात्रा पाई जाती है। अगर प्रश्न पूछता है कि नाइट्रोजन किस में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो नाइट्रोजन पाया जाता है पर्वतीय मिट्टी में पाया जाता है। ओके, फिर इसके बाद अगला आपका आ जाता है कि इसमें कौन सी खेती की जाती है, तो इसमें मिश्रित फल जैसे सेब हो गया और भी चीज़ें, जहाँ ठंडा प्रदेश है वहाँ पे सेब की अंगूर की खेती की जाती है। और फसल की बात करें तो गेहूँ, मक्का, जौ की खेती की जाती है। इसके बाद आ जाता है आपका मरुस्थली मिट्टी। मरुस्थली मिट्टी वहाँ पे होगा जहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होगी, जैसे राजस्थान वाला क्षेत्र है, यहाँ पे आपकी मरुस्थली मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें अक्सर प्रश्न यही पूछा जाता है कि मरुस्थली मिट्टी में क्या पाया जाता है, तो मरुस्थली मिट्टी में लवण और फास्फोरस पाया जाता है। तो ये लवण और फास्फोरस युक्त मिट्टी होती है। इस तरह से आप इसको समझ पाए। अब देख लेते हैं कि अपर्दन क्या होता है। अपर्दन क्या होता है? अपर्दन का मतलब होता है कि किसी परत का हट जाना या किसी परत का कट जाना। जैसे कि आप यहाँ पे ये फिगर है, इसके माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे पहले देख रहे हैं कि वर्षा हो रही है और यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं। वर्षा के नाते जब धीरे धीरे कटान हो रही है तो पेड़ धीरे धीरे गिर जा रहे हैं। तो ये जो एक परत है वो धीरे धीरे श्रिंक हो रही है, खिसक रही है, वो परत हट जा रही है, तो इसे कहते हैं अपर्दन। तो अपर्दन के प्रकार को देख लेते हैं। अपर्दन को के प्रकार में पहला प्रकार होता है आपका अवनालिका या घुल्ली अपर्दन कहते हैं। तो अवनालिका का मतलब क्या होता है? अवनालिका का मतलब जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि नाली नुमा। जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो अपर्दन हुआ है, तो जैसे पानी भरता गया और पानी भर के जब बहाव हुआ ढलान की तरफ, तो ये नाली के नुमा ये कटते चली गई जमीन। तो यह जो जमीन कटती गई, तो इस अपर्दन को, इस कटाव को कहते हैं अवनालिका अपर्दन। इसमें देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा अपर्दन इस तरीके के कहाँ होते हैं, यह भी पूछा जाता है। तो सर्वाधिक अपर्दन की बात करें तो चंबल घाटी में और मालवा के पठान में अपर्दन होता है। और दूसरे नंबर पे जैसे बताया गया शिवालिक के ढलानों पे भी इसमें अपर्दन सबसे ज़्यादा होता है। तो हम इसको देख लेते हैं मैप के माध्यम से कि ये कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे जैसे ये चंबल की घाटी है, यहाँ पे नर्मदा नदी बहती है, वहीं के पास में चंबल की घाटी है चंबल नदी पे। तो वहाँ पे और यहाँ पे भी इसका कटान थोड़ा ज़्यादा होता है अपर्दन। और हम देखते हैं दूसरा क्या होता है, परतदार अपर्दन। परतदार अपर्दन का मतलब होता है कि जैसे कोई परत है, जैसे कोई एक परत बनी हुई है, फिर दूसरी परत। तो आप जैसे बारिश में देख पा रहे होंगे घर पे या कहीं भी, तो वहाँ पे धीरे धीरे जमीनें कटने लगती हैं एक परत की। तो वह जो परत होती है, परत दर परत हट जाने को उसे परत अपर्दन कहते हैं। हवाओं के द्वारा भी परतदार अपर्दन होता है। जैसे हवाएं आई बहुत तेजी से, ऊपर की हवा को ऊपर की मिट्टी को उड़ा ले गई। जब ऊपर की मिट्टी को उड़ा ले जाती है, तो वह जो ऊपर की मिट्टी होती है बहुत ही उपजाऊ होती है फसलों के लिए, और जब वो उड़ जाती है तो वो मिट्टी उपजाऊ नहीं बच पाती। तो इसलिए उस मिट्टी को उड़ा ले जाने को किसानों की मौत भी कहा जाता है। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछता है किसानों की मौत किसे कहते हैं, तो परतदार अपर्दन को कहते हैं, जब हवा से वो परत उड़ जाती है उसे। चलिए फिर आगे देख लेते हैं
भूमि के अपरदन को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए उसको देख लेते हैं। भूमि को के अपरदन को रोकने के लिए या मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अतिचारण को रोकना चाहिए। जैसे कि बहुत ज़्यादा चारागाह बनाते हैं, हम काट देते हैं पेड़ों को, उनको रोकना चाहिए। पौधों को कटान पर रोक लगाना चाहिए। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि वन रोपण करना चाहिए, वन को लगाना चाहिए, वृक्ष को लगाना चाहिए, तो भूमि का अपरदन उससे रुक जाता है। इसके बाद अगर एक प्रश्न ऐसा है पूछा जाता है कि पौधे किस प्रकार का मृदा का जल प्राप्त करते हैं। पौधे मतलब मृदा से किस प्रकार का जल प्राप्त करते हैं, तो कहा जाए तो केशिका द्वारा जल प्राप्त करते हैं, केशिका जल प्राप्त करते हैं। लेकिन जो पादप होते हैं, जो पौधों पे भी पौधे जम जाते हैं, तो वो आर्द्रता जल को भी प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। चलिए हम देख लेते हैं जो पहले प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको देख लेते हैं। तो हमारा प्रश्न है पहला कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो अभी हमने देखा कि वो मिट्टियां पाई जाती हैं कितने, 8 प्रकार की पाई जाती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपका है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, तो इसमें आ जाता है आपका लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में भी फैली हुई है और ज़्यादा इसमें खेती होती है हर प्रकार की। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आपकी हो जाती है आपकी जलोढ़ मिट्टी हो जाती है, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद आपका आ जाता है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम है। मतलब कि पहले बताना है सबसे ज़्यादा फिर उससे कम। जैसे हमने बताया सबसे ज़्यादा में क्या है, एक ट्रिक बता दिया हमने, जल और कल। तो ज से आपका जलोढ़ हो जाएगा, ल से हमने बताया दूसरे नंबर पे तो 2 ही अक्षर का होना चाहिए नाम, यानी कि लाल मिट्टी, यानी कि बी वाला सही है। फिर आपका काली आ जाएगा, फिर लेटराइट आएगा, यानी बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। जो नई मिट्टी है उस जमीन को उस मिट्टी को क्या कहेंगे। नवीन वाली जो होगी उसको खादर कहेंगे, और जो पुरानी हो जाएगी, जैसे पुरानी चीज़ें भंगार हो जाती हैं तो उसे भांगर कहेंगे। इस तरह से बांगर कहेंगे। तो इस तरह से हम इसको याद रखेंगे कि यह जो होगा इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा, खादा। फिर इसके बाद पुरानी जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है, देखिए आ ही गया क्वेश्चन। तो इसको हम क्या कहेंगे, जैसे कि पुरानी चीज़ों को हम भंगार कहते हैं, उसी से हम याद रखेंगे बांगर, यानी बी वाला सही हो जाएगा आपका। पुरानी मिट्टी जो होती है उसको बांगर कहते हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है। तो काली मिट्टी को हम क्या कहते हैं, रेगुड़ मिट्टी कहते हैं, रेगुन मिट्टी कहते हैं, या हम कपासी मिट्टी भी कहते हैं। तो इस तरह से इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, लावा के प्रवाह से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। जैसे लावा के प्रवाह से, जैसे कोई भी चीज़ जले, लावा का मतलब गर्म लावा, फिर जलने के बाद फिर क्या हो जाएगा, वो काला हो जाएगा। तो इस तरह से काली मिट्टी का निर्माण होगा, यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद अगला है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। तो स्वतः कृषि या स्वतः सिंचाई की मिट्टी किसको कहते हैं, काली मिट्टी को कहते हैं, यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा। और फिर अगला प्रश्न है, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो काली मिट्टी को रेगुण मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो यह ऑप्शन दिया तराई, बांगर, खादर या रेगुण। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रेगुड़ मिट्टी। फिर इसमें अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को किस प्रकार से रोका जा सकता है, अति चराई द्वारा, मतलब कि बहुत ज़्यादा चराई की जाए, वनस्पति उन्मूलन द्वारा, उन्मूलन का मतलब होता है काट देना, वनस्पतियों को काट दिया जाए, वन रोपण द्वारा, या पक्षी की संख्या में वृद्धि के द्वारा। तो सबसे अच्छा तरीका जो होता है कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो वह वन रोपण के द्वारा, वन को रोपा जाए, वन लगाया जाए, तो वहाँ रुक जाएगा। अति चराई से भी वन का नुकसान ही होता है, वनस्पति को काट देंगे तो नुकसान ही है। तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे सही तरीका क्या है आपका, वन को लगाया जाए, तो वहाँ से मृदा अपरदन रुक जाएगा। इस तरह से हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी कंप्लीट कर लिए। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो वीडियो को शेयर करें, और अपना महत्वपूर्ण कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।